हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे तत्वों का वर्गीकरण एवं उसके आवर्ती फलन ना जी। इसके पहले हमने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि मैंने आवर्त सारणी हमारी कैसी बनी थी, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक आए हुए थे, उन्होंने किस तरीके से आवर्त सारणी को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई, हमने ये पूरी चर्चा कर लिया था ना जी। और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया था कि आवर्त सारणी में कैसे तत्वों को ढूंढेंगे ना। यहाँ तक की बात हो गई थी। अब स्पेशली जो आज चालू होने वाला है बेटा, अब यहाँ से आप कह सकते हो कि क्लास 11th का मेन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। ताइए आज हम लोग की जो हेडिंग होगी, आज हम लोग को पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा बेटा, परमाणु आकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अर्थात परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। परमाणु जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, और उस परमाणु त्रिज्या से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ना। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चे आज की हेडिंग में कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या समझेंगे कि परमाणु त्रिज्या से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो सबसे पहले समझेंगे बेटा परमाणु त्रिज्या। तो सभी लोग हेडिंग बनाएंगे बेटा परमाणु त्रिज्या। त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एटॉमिक रेडियस। रेडियस की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बता सकता है बच्चे? यूएस, रेडियस, बहुत सही। तो ध्यान देना है, अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहले समझिए बेटा परमाणु त्रिज्या होता क्या है ना। परमाणु त्रिज्या होता क्या है, तो बच्चे ध्यान से समझिए बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि ये कोई किसी भी तत्व का क्या है बच्चे, नाभिक है। क्या बेटा, नाभिक है। और नाभिक है तो इसकी क्या है बेटा, ये ऑर्बिट है। क्या है, ये क्या है, ऑर्बिट है। तो ये ध्यान देना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक। अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसकी बाहरी कक्षा। ये कैसी कक्षा है, अगर आपसे कहा जाए ये बेटा क्या है, तो आप इसका नाम बोल सकते हो सर, ये बाह्यतम कोश है। क्या है, ये क्या है, बाह्यतम कोश है। अब बाह्यतम कोश को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। अब ये इसकी बात करूंगा, ये बच्चे इसका क्या है, नाभिक है। क्या बेटा है, नाभिक। अगर ये बात करूंगा तो ये हमारे पास क्या है, क्या है, नाभिक है। तो कहते क्या है, सीधी सीधी बात समझिएगा कि परमाणु त्रिज्या कहेंगे किसे, तो जो ये बेटा हमारे पास क्या है ना, नाभिक है ना, नाभिक से बाह्यतम कोश, नाभिक से बाह्यतम कोश को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसकी बीच की जो चौड़ाई होगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। जैसे बेटा यहाँ से नाभिक से हमने चला, अब यहाँ से यहाँ तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की पूरी लंबाई है ना, यही हमारा क्या है बेटा, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। तो आप कह सकते हो ना, किसी मतलब किसी परमाणु के नाभिक से अब बाह्यतम कोश के जो मध्य की लंबाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्या कहते हैं। पर बेटा ये जो परिभाषा है ना, ये गलत है। क्यों, अगर आप सोचिए बेटा, अगर जरा सोचिए कि हमने कहा है नाभिक से बाह्यतम कोश को मिलाने वाली रेखा, नाभिक से बाह्यतम कोश को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चे, त्रिज्या कहते हैं। पर भैया आपने मिला तो दिया, तो मिलाया तो बाह्यतम कोश में जो बना, बाह्यतम कोश बना हुआ है, बाहरी कक्षा बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनों के चक्कर से। और बताइए, अभी आपने समझा था, क्या समझा था, अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, तरंग है कि कण है, और इलेक्ट्रॉन स्थिर तो है नहीं। जब स्थिर है नहीं तो पर इससे निकाल कैसे लिए आप, पर क्या करेंगे, यही किसी भी परिभाषा हमको भी पढ़ना पड़ेगा, है नहीं। तो बच्चे समझिएगा, आप समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या क्या है, तो परमाणु त्रिज्या कुछ नहीं, सीधा सीधा कह सकते हो, नाभिक से बाह्यतम कोश को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी बीच की लंबाई क्या कहलाती है बेटा, परमाणु त्रिज्या कहलाती है ना। तो किसी परमाणु के नाभिक से क्या बेटा, किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा का लिखना चाहिए बेटा, क्या लिखेंगे, किसी परमाणु के किसी परमाणु के नाभिक अर्थात बच्चा क्या हो सकते हैं,
केंद्र, क्या बोलेंगे बच्चे, नाभिक अर्थात क्या बोल देंगे, केंद्र से बाहरी कक्षा, क्या बोलेंगे बेटा, तो बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से मिलाने वाली रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई परमाणु त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, परमाणु त्रिज्या कहलाता है। तो आपसे बोला जाए किसी भी परमाणु के नाभिक, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से मिलाने वाली रेखा। अब बेटा बाहरी कक्षा में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई होती है वही लंबाई क्या कहलाती है बच्चे, त्रिज्या। तो बोलो क्या इतनी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए आप लोग। अगर आपसे कहा जाए बेटा परमाणु त्रिज्या क्या है, आप बता सकते हो परमाणु त्रिज्या कुछ नहीं सर, नाभिक से बाह्यतम कोष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, परमाणु त्रिज्या। बोलो बात समझ गए। अब बेटा ये परमाणु त्रिज्या जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये परमाणु त्रिज्या जो हम लोग होंगे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो अगर कहा जाए इनके प्रकार की बात, नहीं बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कुल 3 प्रकार के, बस कितने पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कितने पढ़ेंगे, 3। तो कौन कौन सी होती है बच्चे, आ जाओ भैया। तो देखो बेटा एक तो होती है, इसको बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या होती है बेटा। दूसरी कौन सी होती है बच्चे, एक होती है वांडर वाल त्रिज्या होती है। कौन होती है बच्चे, वांडर वाल त्रिज्या होती है। और तीसरी कौन सी होती है, तो तीसरी बोलते हैं बेटा हम लोग कौन सी बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चे, आयनिक त्रिज्या। और कहीं कहीं धात्विक त्रिज्या भी लिखा रहता है, तो आयनिक त्रिज्या के ही अकॉर्डिंग हम लोग से पढ़ लेंगे ना, समझ रहे हैं बच्चे। तो ये कुल 3 प्रकार की त्रिज्या होती है, सहसंयोजी त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो पहले आप इतना समझ पाए नहीं परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, क्या भैया। और त्रिज्या कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा समझेंगे, सहसंयोजी त्रिज्या। किसको समझेंगे, सहसंयोजी त्रिज्या को। चलिए तो एक एक करके समझते हैं, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर से, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो अच्छा चले आइए, तो यहाँ तक आपने बात समझ लिया। अब आइए सबसे पहले हेडिंग बनाइए हम लोग, सहसंयोजी त्रिज्या ना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, चलेगा। सहसंयोजी त्रिज्या। अब देखो बेटा सबसे पहले आप लोग इतना तो पता है ना कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, आप लोग पता है नहीं सहसंयोजी किसे बंद करते हैं। तो सीधी सीधी बात कर सकते हो, जब कोई भी 2 परमाणु क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बनाते हैं। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाते हैं तो वहां कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध। तो अगर बेटा पूछे सहसंयोजी बंध, अभी आप लोग इस चैप्टर को चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वाले में, पर थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। क्या बेटा, अगर कहा जाए जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध होता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सहसंयोजी बंध। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे एग्जाम्पल को लेकर अगर बात करूँ बेटा, तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। क्या बेटा मैंने, हाइड्रोजन देखिए लिखा है H2O लिखा है ना, तो वास्तव में हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन हमने और ले लिया तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों के पास बच्चे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे कंडीशन में न ही अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, न ही वो उससे अपना इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो कहेगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, पर इनको अष्टक करना बहुत जरूरी होता है पूरा। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, साझेदारी। तीनों ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिया। तो इससे क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। तो जब जोड़ेंगे तो ये जब इसको जरूरत होगा तो दोनों को अपना गिलेगा। तो इसके बीच में क्या बन गया, बंध बन गया, नहीं बन गया। तो इस तरीके से जो बना हुआ बंध होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सहसंयोजी। जैसे बेटा हमने एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जरूरी नहीं HCl, किसको ले लीजिए, HCl। अब जैसे हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया, चलिए ठीक, चलिए कोई बात। देखिएगा हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या बच्चे, H+ है, क्या है, H+ है, और Cl है बेटा। तो ये ध्यान देना है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, अगर कहा जाए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास अगर कहा जाए, हाँ कोई प्राणी आ गया था क्या, यहाँ क्या बच्चे, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के पास कुल कितने होते हैं, 72 कक्षा में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 7। तो ये क्या करेगा, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इनके साथ इस तरीके से क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से जो बना हुआ बंध होता है ना, तो इस प्रकार से बने हुए बंध को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बच्चे, सहसंयोजी बंध। और बेटा जब यही सहसंयोजी बंध बनते हैं तो दो परमाणु अपने आसपास आ जाते नहीं, आ जाते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए, जब सहसंयोजी बंध बनेगा तो दो परमाणु आप आसपास आ जाएंगे, और जब दो परमाणु आसपास आ जाएंगे, जब वो दोनों एकदम पास पास आ जाएंगे तो उन्हीं की मध्य की दूरी को आधा कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध। मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे बच्चे ध्यान देना, जैसे हमने कहा ये हाइड्रोजन था बेटा, और ये हाइड्रोजन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ये था नहीं था। तो इस कंडीशन के कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, इस तरीके से दोनों हो गए, तो मतलब ये दोनों कहाँ गए, पास पास आ गए, नहीं आ गए। तो बेटा इसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये हाइड्रोजन एक था, ये इस तरीके से, ये हाइड्रोजन था इस तरीके से, तो इस तरीके से दोनों क्या किया बेटा, बॉन्ड बना लिए। और जब दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए तो बेटा एक चीज बताओ, ये दोनों बॉन्ड बना लिए ना, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक, यही तो है कि नहीं है, दोनों ही हाइड्रोजन है बेटा। तो बताइए जब दोनों बॉन्ड बना लिए तो इसका मतलब ये हो गया इन्हीं दोनों के, अब भैया यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बीच की इनकी दूरी, यही जो दूरी होगी, ये टोटल जो दूरी आएगी बेटा, ये दूरी मान लो यहाँ से है, यहाँ से इसकी नाभिक की दूरी, इसके नाभिक की दूरी, और दोनों बीच की जो नाभिक की दूरी है उसे मान लेते हैं क्या बेटा, हमारे पास है D मान लेते हैं, क्या बच्चे, D है। और जानते हो, आप हमेशा जानते हो, मैथ में पढ़े हो कि जो दूरी होती है वो हमेशा, जो व्यास होता है हमेशा रेडियस के क्या होता है, आधा होता है। तो मान लो आप समझते हैं रेडियस अगर निकालना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, D/2, यही तो होता है फार्मूला। रेडियस बराबर क्या होता है, D/2। तो बेटा D/2 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये D है, तो यही क्या हुआ, जब सहसंयोजी बंध बनाए तो सहसंयोजी बंध के दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी, दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो होगा वही क्या कहलाएगा, सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, रटना नहीं है। हमने क्या बता रहा हूं आपको, जब दोनों ही जब दो परमाणु, दो समान परमाणु सहसंयोजी बंध बनाए तो सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान उन दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी का, उन दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। बोलो बात समझे नहीं समझे। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जब क्या हुआ, दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बना तो उसके पश्चात उनके मध्य की, उनके दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा ही क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध कहलाएगा। तो क्या इसी परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो बेटा समझ पाए ना, तो इस तरीके से अब चाहे बताइए, अब सहसंयोजी बंध चाहे जो भी होगा,
बस उनके दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी निकालना है। तो अच्छे ध्यान देना, लिखेंगे सहसंयोजी बंध बनने के पश्चात, सहसंयोजी बंध बनने के पश्चात दोनों परमाणुओं के मध्य के दोनों परमाणुओं के नाभिक के मध्य के दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछ ले सहसंयोजी त्रिज्या क्या होता है, तो हमने समझ लिया सबसे पहले सहसंयोजी बंध क्या होता है, और सहसंयोजी बंध के जब बन जाएगा तो उन्हीं के मध्य की दूरी का आधा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या का। हाँ बोलिए। अच्छा बच्चे, पर यहाँ पर आपको बताऊं ना, पर यहाँ पे एक अपवाद मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे, अपवाद, ध्यान देना। यहाँ पर अपवाद कैसे मिलेगा, क्योंकि ना यहाँ पे एक शब्द आ जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ये चीज समझिएगा। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये भी तो, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी तो सहसंयोजी बंध है ही नहीं है, ये भी कैसा बंध है, सहसंयोजी बंध है। पर इन सहसंयोजी बंधों में अगर देखेंगे ना तो एक चीज आपको क्या दिखाई देगा, अब भैया विद्युत ऋणात्मकता कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी तो दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, बराबर होगी ना। बोलो हाँ कि ना, दोनों की मध्य की दूरी बराबर कब होगी, जब क्या होगी, जब कैसे होंगे, दोनों के समान विद्युत ऋणात्मकता होंगे। ध्यान देना यहाँ पे एक क्या बेटा पॉइंट तौर पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब समान विद्युत ऋणात्मकता हो, जब बेटा क्या हो, समान विद्युत ऋणात्मकता हो, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान, जिससे बेटा अगर इस वाली बात करेंगे, अगर यह ध्यान समझिए, लिखने पीछे मत पड़िए। जैसे मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं, इस हाइड्रोजन की बात करूं, तो दोनों के ऊपर जो आवेश हो कैसा है, समान है, तो ये दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, बराबर होगा। पर बच्चे अगर मैं यही बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, क्लोरीन की, तो जरा देखिए क्लोरीन की बात करूंगा, तो जो क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अब इसके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अभी हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। अब दोनों तो बंध तो बना लिए सहसंयोजी बंध, दोनों तो बंध बना लिए सहसंयोजी बंध, पर आप देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, फोर्स बल इसके पास ज्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़े से क्या करता है, खींच लेता है, तो दोनों मध्य में कहाँ रह गए। तो कह सकते हो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे बेटा हम लोग, किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की, किसके अपेक्षा, हाइड्रोजन की। समझ रहे हैं, अभी आगे समझेंगे, पर इतनी बात तो आप समझ पाए ना, सहसंयोजी त्रिज्या किसे कहते हैं। बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो फिर हम लोग बताइए, नहीं फिर आगे बढ़े। चलिए बच्चे, चलिए आइए बेटा, तो हमने सहसंयोजी त्रिज्या को समझ लिया। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले बेटा, वान डेर वाल त्रिज्या। आइए वान डेर वाल त्रिज्या पढ़ते हैं, क्या है वान डेर वाल त्रिज्या, हेडिंग बनाइए।
वांडरवाल त्रिज्या। अब आप लोग बच्चे बताइए, किसी को पता है वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है? किसी को पता है? चलिए, ये बच्चे क्या है, इन्होंने एक अपनी त्रिज्या दी, वांडरवाल त्रिज्या दी। क्या त्रिज्या दी? इसे एक चीज बताइए, जब कोई भी परमाणु होगा तो आपस में क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। आपस में बॉन्डिंग करने के उसके पास क्या माध्यम है? या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, है कि नहीं है? अगर इलेक्ट्रॉनों के त्याग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसे आयनिक बंध कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। बोलो बात सही नहीं सही है? तो इसका मतलब है, अगर कोई या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी त्याग भी करे और साथ में साझेदारी भी करे तब बंध बनता है। तीन ही प्रकार से कोई भी बॉन्ड बन सकता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम लोग। या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने, या तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग से बने, या तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग और प्लस साझेदारी दोनों हो जाए। समझ रहे हैं? तो तीन प्रकार से बंध बनेंगे। पर बेटा अगर बॉन्ड नहीं बने, अगर बॉन्ड नहीं बने तब अगर उनके मध्य की जो त्रिज्या निकालेंगे वही क्या होगा? वांडरवाल त्रिज्या। क्या होगा? वांडरवाल त्रिज्या। तो कह सकते हो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच, ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध न हो तो उनके मध्य की दूरी का आधा कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा? वांडरवाल त्रिज्या। आइए इस बात को समझते हैं और बेहतर तरीके से तब आपको समझ आएगा। जैसे बेटा अगर मान लीजिए, पहले हम लोग किसी भी चीज को पहले समझेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना? तो देखो बच्चे, अगर जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन हमारे पास है, हमारे पास क्या बच्चे? हाइड्रोजन है। हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो है, इससे बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। तो जानते हो कि जैसे हमने लिया बेटा, ये हाइड्रोजन लिया H2 एंड H2, यही लिया बच्चे, लिया। तो ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, तो आप जानते हो जैसे अगर मान लो बेटा ये हमने हाइड्रोजन लिखा, ये दो के दोनों क्या बच्चे? हाइड्रोजन है। तो आपस में तो बॉन्डिंग से जुड़े हुए नहीं जुड़े हैं, साझेदारी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमने एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ ले लिया, हाइड्रोजन बाहर ले लिया। तो ये भी बेटा आपस में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, आपस में दोनों क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और जब दोनों आपस में ये जुड़े हुए हैं तो भैया ये आपस में जुड़े हुए तो यहाँ तो सहसंयोजी, इनके दोनों के मध्य की दूरी का आधा कर देंगे तो क्या निकलेगा? सहसंयोजी त्रिज्या। अगर इन दोनों के मध्य की दूरी का आधा कर देंगे तो क्या निकलेगा? सहसंयोजी त्रिज्या। पर बेटा इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु हैं, इन दोनों परमाणुओं को क्या करो? पास लाओ। अब पास कैसे लगाओगे? तो हम इस पे क्या करेंगे? फोर्स जनरेट करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। अब ये मैक्सिमम जितना पास आ सकते हैं, ये दोनों परमाणु जितना पास आ सकते हैं फोर्स लगाने पर, जहां एकदम पास आ सकते हैं, तो जैसे ये पास आ जाएंगे तो किस अवस्था में आ जाएंगे? ठोस अवस्था में। क्योंकि आपको मालूम है ठोस में जो परमाणु होते हैं वो पास पास होते हैं, जो द्रव होगा थोड़े से ठोस की अपेक्षा इनके परमाणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और गैस में क्या होगा? सबसे ज्यादा दूर दूर परमाणु होंगे। बात यही ना? जब अवस्था पढ़ते हैं तो अवस्था का मतलब क्या होता है? अवस्था मतलब क्या होगा? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और उसके बाद क्या करते हैं? गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या होते हैं? परमाणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। अंतरानाभिक दूरी क्या होती है? कम होती है। और वही द्रव में जाएंगे थोड़ी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वही गैस में जाएंगे तो दूरी और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया? इन्हीं परमाणुओं को कंप्रेस करके एकदम पास ला दिया। क्या ले दिया बेटा? पास ला दिया। इसी हमने कहा कि ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? परिभाषा जब लिखाएंगे, एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा होगा? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जब कोई रासायनिक बंध ना हो तो उनके मध्य की दूरी के आधा कर देंगे तो वही क्या होगा? वांडरवाल त्रिज्या। तो बेटा ये एकदम पास आ गए, तो जब पास आए तो ये किसी न किसी रूप से क्या हुए बेटा? ये क्या हुए? इसके नाभिक, इनके नाभिक क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसके नाभिक, इसके नाभिक आपस में क्या हुए बेटा? जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो ये कहते हैं किस बल से जुड़े हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा? वांडरवाल। क्या बोलते हैं बच्चे? वांडरवाल बल। ये जो जुड़े हुए हैं किस बल से जुड़े हुए हैं? वांडरवाल बल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इन्होंने बताया, तो वांडरवाल बल से जब जुड़े हुए बेटा तो इनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी क्या होगी बेटा? डी होगी। अब इसी डी का क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। इन्हीं डी का क्या कर दिए बच्चे? आधा कर देंगे। जब आधा कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वांडरवाल त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वांडरवाल
वाल त्रिज्या। तो वांडर वाल त्रिज्या क्या होगी, डी बाई, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया उनका, वांडर वाल त्रिज्या, वांडर वाल का त्रिज्या d/2। तो d/2 कब होगा, जब दो ठोस अवस्था में दो परमाणु क्या होंगे, जितना पास आ सकते हैं, तो उनके मध्य जब ये क्या हो जाए, उनके मध्य की जब दूरी का आधार निकालेंगे तो क्या होगा, वांडर वाल त्रिज्या होगी। तो बोलो बच्चे बात समझे नहीं समझे। अच्छा, इसको आराम से इसी तरीके से अब है कोई भी परमाणु हो निकाल सकते हैं। तो अगर वांडर वाल त्रिज्या लिखने की पारी आएगी तो लिख लेंगे। तो कह सकते हैं जब कोई ठोस अवस्था में दो परमाणु जितना पास आ सकते हैं तो उनके मध्य में एक बल काम करता है, इसे बोलते हैं वांडर वाल बल। और जब आ जाते हैं तो उन्हीं के मध्य की दूरी का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वांडर वाल त्रिज्या। तो बेटा ये कैसा त्रिज्या है, वांडर वाल त्रिज्या है। बोलो बात सही है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ये क्या लिख सकते हैं, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में बेटा, ठोस अवस्था में। परिभाषा इनकी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में दो अणुओं के मध्य, क्या बेटा, ठोस अवस्था में दो अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य मध्य जब जब कोई रासायनिक बंध न हो तो उनके मध्य के दूरी का आधा, उनके मध्य की दूरी का आधा वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। बोलो बच्चे बात समझे, भैया बात समझे नहीं समझे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, वांडर वाल त्रिज्या के बारे में बता सकते हैं कि वांडर वाल त्रिज्या क्या होती है। ठीक, अगर इनको आप समझ गए तो थोड़ी बात हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब कौन सा बचा बेटा हमारे पास, और हमने देखा जब पढ़ना चालू किया था कौन कौन सी त्रिज्या हमारे पास थी, सहस्राब्दी त्रिज्या पढ़ लिया, वांडर वाल त्रिज्या पढ़ लिया। अब किसको पढ़ लिया बेटा, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या भी बहुत ही आसान है, एकदम सरल है, आइए समझते हैं। चलिए अब डालेंगे बेटा हम लोग आयनिक त्रिज्या। अब देखो बच्चे, तो सबसे पहली बात आप तो इसके बारे में जानते हो ना, आयनिक बंध के बारे में क्या होता है। आप एक चीज तो जानते होंगे ना बच्चे, आयनिक बंध। तो कह सकते हो जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना बंध। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना बंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, आयनिक बंध। क्या बोलते हैं बच्चे, आयनिक बंध। तो बेटा ध्यान देना, अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बना बंध होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध। अब जैसे हमारे पास क्या बेटा, सोडियम है, क्या है, सोडियम है। तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है बच्चे, प्लस होता है। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है। तो जब एक प्लस, अब एक क्या हो गया, माइनस। तो प्लस वाले को क्या कहते हैं, कैटायन। अब इसको क्या कहते हैं, माइनस वाले को, क्या कहेंगे। तो ध्यान देना, इसको वाले क्या कहेंगे, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। तो धनात्मक प्लस क्या होगा, ऋणात्मक। तो जब धनात्मक ऋणात्मक के मध्य बना बंध होगा तब उनकी त्रिज्या का आधा कर लेंगे, तब क्या कहलाएगा बेटा, तब आप कहेंगे उसे क्या कहेंगे, आयनिक त्रिज्या कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल बता दिया, कैसे इसी को बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा,
NaCl, क्या बन जाएगा? NaCl। तो आप कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना बंध होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आनी त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आनी त्रिज्या। अब बच्चे ध्यान समझो यहाँ मेरी बात को, यहाँ से ये आनी त्रिज्या हो गया, हम यहाँ से, तो ये बेटा आनी त्रिज्या क्या कहलाएगी? तो जैसे मान लीजिए बेटा एक क्या हो, प्लस हो, अब एक क्या बच्चे? माइनस हो। तो एक प्लस हो और एक माइनस हो और उनके मध्य में जब बना हुआ बल होगा, बंध होगा, जब एक प्लस एक माइनस और उनके मध्य में बना हुआ बंध होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उनके दूरी का आधा क्या कह देंगे? आनी त्रिज्या। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक प्लस वाला ले लिया बेटा, एक किसको ले लिया? माइनस वाला। अब इनके मध्य की दूरी का क्या कर दें? आधा कर दें। तो इनके मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी क्या है? d है। और जब मध्य की दूरी d है तो इसी d का क्या कर देंगे? क्या लिख लेंगे? आयनिक त्रिज्या बराबर क्या लिख देंगे बेटा? d/2 लिख देंगे। पर कब लिखेंगे? जब दो आयनों के मध्य, क्या बेटा लिखेंगे? जब दो आयनों के मध्य की दूरी का आधा कर देंगे ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक बंध के पश्चात, आयनिक बंध के पश्चात इनके, आयनिक बंध के पश्चात इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, इनके आयनिक बंध के पश्चात इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या कहलाता है बेटा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होता है आयनिक त्रिज्या, तो कह सकते हैं जब आयनिक बंध के बनने के पश्चात उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, तो कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? आयनिक त्रिज्या। पर बच्चे यहाँ पर एक आप लोग RS पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे? RS पॉइंट। अगर आप लोग से बहुविकल्पी में अगर क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर पूछे सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसको बताएंगे बेटा? वान डेर वाल त्रिज्या। सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है? अगर तीनों में से वान डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या तीनों आ जाए, तो पूछे तीनों सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, तो आप किसको बताएंगे बच्चे? वान डेर वाल। क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं कि वान डेर वाल त्रिज्या हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब उसको एकदम पास ला रहे हैं, कोई बंद नहीं बन रहा है, बस ये पास आ रहे हैं, और जब पास आ रहे हैं तो उनके मध्य की जो दूरी है उसका आधा ले रहे हैं। बॉन्ड बनते हैं तो मैक्सिमम अधिक पास आ जाते हैं, जब बॉन्ड नहीं बने हैं तो मैक्सिमम पास तो आ नहीं सकते हैं, जितना आ सकते हैं उतना आए हैं। इसलिए बच्चे याद रखिएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा? वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है ना। तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है बेटा? सबसे बड़ी होती है। तो बताइए, हम लोग त्रिज्या समझ लिए बच्चे? हम लोग त्रिज्या समझ लिए, नहीं समझ लिए? और त्रिज्या के क्या समझ लिए बच्चे? हमने प्रकार भी समझ लिए, त्रिज्या भी समझ लिए, त्रिज्या के क्या समझ लिए? प्रकार भी समझ लिए। अब आइए इस परमाणु त्रिज्या से आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा उनको समझते हैं ना। देखो बच्चे, आइए यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोग। चलिए, जैसे बेटा अगर मैं आपसे कहूँ, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कोशिकाओं के आकार से, कोशिकाओं के आकार से बेटा। जैसे एक बात बताइए मुझे आप लोग, अगर एक बड़ी छोटी सी पॉइंट आपको समझाते हैं फिर आपको बताते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ ये इसका क्या बच्चे? नाभिक है, ये इसकी क्या है? कक्षाएं हैं। अब ये आप जानते हो कि ये सभी इसके क्या बेटा? ऑर्बिट है। क्या बेटा है? ऑर्बिट है। तो आप ये भी जानते हो कि ये 12वां कक्षा बेटा, ये क्या है? 12वां कोष है। ये क्या है बेटा? 12वां कोष है। अगर इसके कहा जाए तो ये तीन के तीनों कैसे हैं? इसके आंतरिक कोष हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, इन तीन की तीनों की बात करेंगे
ये तीन के तीनों क्या है बेटा इसके आंतरिक कोश है बेटा। अब ये इसका क्या बच्चे, ये क्या है बेटा नाभिक है। तो जब ये नाभिक है बेटा, ये आप समझ रहे हो कि ये क्या है नाभिक है। तो दोनों कंडीशन में आप लोग इतना तो आप लोग को पता है बेसिक जानकारी। क्या पता है बेसिक जानकारी? और कोई भी तत्व होगा, कोई भी तत्व होगा, जैसे हमने मान लीजिए बेटा क्या ले लिया है, कैल्शियम ले लिया। क्या ले लिया बेटा? कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना होता है 20-40। अब बेटा जो 20 होता है तो आप ये जानते हो कि जो 20 होता है ये क्या होता है प्रोटॉनों संख्या होती है। बच्चे आपको पता है ना ये क्या है एटॉमिक नंबर। क्या है ये? क्या है एटॉमिक नंबर है। अब आपको ये पता है ये क्या बच्चे है एटॉमिक मास है। जब बेटा एटॉमिक मास है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही किसकी संख्या होती है प्रोटॉनों की। तो प्रोटॉन की संख्या कहाँ कितनी है बेटा 20 है। और जितना प्रोटॉन होता है आप जानते हो उतना ही क्या होता है बच्चे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या बच्चे है इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ केस इसी का हमको लेना है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। तो अगर बच्चे मान लीजिए अगर मैं किसी तत्व को लेता हूँ तो जितना उसके नाभिक का आवेश होगा, और नाभिक में जो आवेश है कैसा आवेश है धनावेशित है। और बाह्यतम कक्षा में जो आवेश है वो कैसा है ऋणावेशित है। अगर मैं आपसे कहूँ तो नाभिक का आवेश कैसा बेटा, नाभिक में कैसा होगा तो कह सकते हो यहाँ सर धनावेशित कण होंगे। कैसे होंगे धनावेशित होगा। जबकि बाह्यतम कोश में देखेंगे तो कैसा होगा बच्चे ऋणावेशित होगा। क्या होगा बच्चे ऋणावेशित। अब आप ये भी जानते हो धनावेशित ऋणावेशित के मध्य बना हुआ बल क्या होता है आकर्षण बल। क्या होता है बच्चे आकर्षण बल। अगर कोई इस बाह्यतम कक्षा में बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब ये नाभिक इसे क्या कर रहा है अपनी तरफ खींचे हुए है। तो कैसे खींचे हुआ है तो जानते हो जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो इनके मध्य में जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है आकर्षण बल। तो यहाँ कौन सा बल लगता है बच्चे, तो आप कह सकते हो सर यहाँ बल लग रहा है आकर्षण बल। कौन लग रहा है बच्चे आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल के कारण ही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कहाँ बने हुए हैं अंदर की तरफ, है कि नहीं है। मतलब ये कुल मिला के ऐसे समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या कर रहा है अपने तरफ खींच रहा है। तो मतलब एक फोर्स काम कर रहा है बाह्यतम कोश पे, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर नहीं जा रहे हैं बेटा। तो एक चीज बताइएगा, तो जब भी हम लोग कोई भी बॉन्ड बनाएंगे या कोई भी यौगिक बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा वो कहाँ से होगा बाह्यतम कोश से होगा कि नहीं होगा। कहाँ से होगा बच्चे बाह्यतम कोश से। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान बाह्यतम कोश से होगा तो मतलब नाभिक के अंदर का जो प्रोटॉन है उसके संख्या में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। मतलब नाभिक की संख्या तो कितने रहने वाली है उतनी ही रहने वाली है। तो जब नाभिक की संख्या उतनी ही रहने वाली है बेटा तो ध्यान देना है ये क्या करेगा इसके बल की मात्रा पे क्या करेगा डिपेंड करेगा। अब कैसे करेगा जरा आप समझिएगा एक एग्जाम्पल सिंपल। ये बात समझ पाएंगे छोटी सी बात। हम आपको मैंने बस इतना समझाने की कोशिश किया कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऋणावेशित होंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे बाह्यतम कोश से निकलेंगे। जैसे बच्चे एक एग्जाम्पल लेते हैं अब आपको समझाते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या बेटा है सोडियम। कितना है सोडियम है। और सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चे 11। कितना होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी जनरल सी बात करोगे तो कितना होगा 2 8 कितना होगा बच्चे 1। तो जब परमाणु इस रूप में होगा तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये क्या होगा बेटा इसका नाभिक हो गया। पहली ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट तीसरी ऑर्बिट यही तो है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो पहली कक्षा में कितना होंगे 2 होंगे, फिर दूसरी में कितना होगा टोटल कितना होगा बच्चे 8। और इसमें कितना होगा 1 होगा। तो ये बेटा जो है तो कैसा परमाणु है ये ध्यान देना उदासीन परमाणु है। कैसा परमाणु है ये बेटा उदासीन। अगर आपसे कहूं तो ये कैसा परमाणु है उदासीन परमाणु। वैसे लिखा जाएगा ना भाई उदासीन परमाणु बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसने अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इसने अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया बेटा प्लस आ गया। और जब प्लस आ गया तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करोगे तो कितना होगा 2 8 होगा। बोलो हाँ कि नहीं। और जब 2 8 होगा प्यारे तो कंडीशन क्या घटेगी देखो ध्यान से। तो ये तो इसका बेटा नाभिक है पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट। अब तो 2 ही ऑर्बिट रहेगा। कितने ऑर्बिट रहेंगे 2 ही ऑर्बिट रहेंगे। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो जाएंगे एक यहाँ 2
इस तरीके से कितना हो गया बेटा, 8 ही रह गया। तो ये इसका क्या है बेटा, ये कैसा है, तो अगर कहा जाए तो ये कैसे बेटा, ये आयन के रूप में है। किसके रूप में है, आयन के रूप में है। और जब आयन के रूप में हो गई तो बताओ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो बच्चे जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इम्पैक्ट क्या पड़ा, जरा ये देखिए आप लोग। तो जब हमने देखा तो इसके अंदर बेटा प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 11 थी। अब इस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है बच्चे, 11 है। बोलो हाँ कि ना। पर यहाँ पे हमने देख रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या अब भी कितनी है, 11 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई, 10, क्योंकि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ, बाहर। और जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बताओ अभी यहाँ पे 11 लोग मिलकर 11 लोग को संभाल रहे थे। अभी यहाँ पर 11 लोग मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे। अब क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से चला गया, अब क्या हुआ, 11 लोग मिलकर अब कितने को संभाल रहे हैं, 10 को। तो बताओ आसान होगा कि नहीं होगा। अभी 11 लोग मिलकर 11 को संभाल रहे थे, अब 11 लोग मिलकर कितने को संभाल रहे हैं, 10 लोगों को। तो मतलब इनके अंदर जो खींचने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी, जाहिर सी बात क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अब जब बताओ ये बढ़ेगी तो आकार जो होगा, पहली बात तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि सर यहाँ से एक ऑर्बिट ही क्या हो गया, गायब हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे कि हमने इसके पहले के यहाँ पे ऑर्बिट था, पर एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इसका ऑर्बिट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब इसका एक ऑर्बिट खत्म हो गया तो मतलब इसका आकार कैसा हो गया, सिकुड़ गया, आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो अर्थात जब इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा से निकालेगा तो परमाणु के साइज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, परमाणु के आकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आकार कैसा होगा बेटा, छोटा। अब आकार छोटा क्यों होगा, क्योंकि धनावेशित बल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब धनावेशित बल बढ़ेगा तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींच लेगा। जब खींच लेगा तो आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, अभी तो आपको मैं तरीका समझा रहा हूँ, अभी तो आपको मैं पूरा एकदम बाकायदे कंसेप्ट की जब बात आएगी ना, एकदम दिल दिमाग में बैठेगा। कैसे बैठेगा जरा सोचो। अब क्वेश्चन कैसे आएगा प्यारे, अब यहाँ लिखा रहेगा सोडियम एवं Na+ में आकार किसका बड़ा होगा, आकार किसका बड़ा होगा और क्यों होगा, आकार किसका बड़ा होगा, क्यों होगा। तो आप देख रहे हो सोडियम प्लस है, अब ये सोडियम है तो ये कैसा है, उदासीन है, तो ये कैसा है, चार्ज वाला है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज जो आया है, जिसका मतलब चार्ज कैसे आया, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। और जब निकाल दिया इसकी नाभिकीय आवेश बल क्या हो गई, बढ़ गई। और जब नाभिकीय आवेश बल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों की खींचने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। और वैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ 3 ऑर्बिट था, एक ऑर्बिट क्या हो गया, कम हो गया। तो आकार तो इसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के जाने से आकार छोटा होगा, बोलो हाँ कि ना। तो अच्छा बच्चे बताओ, अगर मान लीजिए बेटा, अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपसे, यहीं पे 2 क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहा था, तब फिर बताइए आप। जैसे बेटा हमने ले लिया, चलो एल्युमिनियम लिया, कितना लिया बच्चे, एल्युमिनियम कितना होता है, 13, 2 8 कितना होता है बच्चे, 3, यही ना होगा। तो बच्चे हमने इसका नाभिक बना दिया, एक यही है। अब बच्चे इस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सजा देते हैं। हो गया कि नहीं होगा, 3 3 3 6 हुआ ना, लीजिए 8 हो गया, 8 हो गया। अब बाहर का चाप कितना बेटा है, 1 2 3 है। तो मतलब ये कब है, जब ये आराम से एल्युमिनियम पर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर है ये। अब बच्चे इसी को हमने क्या किया, अब लिख दिया एल्युमिनियम प्लस। एल्युमिनियम प्लस किया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 कितना आएगा, 2 आएगा। तब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, यही हो गए। अब ये हो गए तो चलो इलेक्ट्रॉनों को लगा ही देते हैं। आठ हो गए। अब इसके बाद इसमें कितना हो गया बेटा, 2। अब बताओ बच्चे, आपके पास एक तुलनात्मक अध्ययन है। क्या तुलनात्मक अध्ययन है, अब मुझे ये बताओ, समझाओ, क्या बताओ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। तो इसके ऑर्बिट तो बाहर गए नहीं, इसका कक्षा कम हुआ क्या, देखो 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ है, पर यहाँ देखो 1 2 3 थे, अब कितने हुए, 1 2 हो गए, यही ना। यहाँ कितने बच्चे,
अगर मैं आपसे बात करूं तो आप समझ सकते हो कि सर जी यहाँ पर कितना है, 1 और 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो मतलब इसमें से एक गया तो एक ऑर्बिट क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इसका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। पर सर जी इसमें से भी तो एक इलेक्ट्रॉन गया है, बताइए इसका आकार छोटा होगा कि नहीं होगा, बताइए क्या इसका आकार भी छोटा होगा या नहीं होगा, हैं? भाई यहाँ तो आकार आपने देखा कि सर देख रहे हैं कि एक ऑर्बिट गायब हो गया तो छोटा तो दिखाई ही दे रहा है, पर यहाँ तो भी इसके अंदर से भी देखो इलेक्ट्रॉन, भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसका आकार छोटा होगा कि नहीं होगा। देखिए यही कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करना है, इसी कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर। कैसे दूर करेंगे जरा समझिए। अरे प्यारे काहे नहीं कम होगा, हमने आपसे अभी क्या समझाया, इसीलिए इतना जोर दे के समझा रहा था कि प्यारे अब देखो, तो अगर मैं आपसे कहूँ प्रोटॉन की संख्या अब भी कितना इसके अंदर है, 13 है कि नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 13 थी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना था, 13 था। अब बताओ 13 प्रोटॉन मिलकर, 13 प्रोटॉन मिलकर ये 13 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे। अब बताओ अब 13 प्रोटॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन को संभालेंगे, 12 को संभालेंगे, नहीं संभालेंगे। तो मतलब अब बताओ अंदर का जो बल था जो इसे खींच रहा है, इन सभी को खींच कौन रहा है, यही तो खींच रहा है। तो बताओ इसके अंदर खींचने का बल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। भाई 13 लोग मिलकर 13 को संभाल रहे थे, अब 13 लोग मिलकर कितने को संभाल रहे हैं, 12 को संभाल रहे हैं। तो मतलब क्षमता तो बढ़ गई ना, ये पी रहता कहाँ है, नाभिक में। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो आकार थोड़ा बहुत सिकुड़ेगा नहीं सिकुड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जाने पर ऑर्बिट खत्म हो तभी आकार सिकुड़े ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा, नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और नाभिकीय आवेश अगर बढ़ रहा है तो ऑर्बिट जाए या न जाए आकार क्या होगा, छोटा होगा। आई बात समझ में नहीं समझ में। तो कल हम लोग कल की क्लास में पूरी तरीके से इसके अपवादों, इसके क्वेश्चनों पर चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। जैसे कल हम समझेंगे कि ये परमाणु त्रिज्या का आकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे आवर्त सारणी से मिलाकर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्या किए, नोट डाउन कर लिए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग परमाणु त्रिज्या से बनने वाले सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे ना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।